गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज अपन शुरू करेंगे राजस्थान के इतिहास में एक और नया बिंदु, भरतपुर का जाट वंश। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें मुख्य रूप से धौलपुर और भरतपुर दो इलाके हैं या प्राचीन देसी रियासतें हैं। ये दो ऐसी देसी रियासतें हैं जिनके ऊपर जाट वंश का शासन था। अगर हम राजस्थान के इतिहास के बारे में बात करें तो हम ये जानते हैं कि राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था, और राजपूताना के नाम से जाना जाने का एक बड़ा कारण ये था कि इस भूभाग पर मुख्य रूप से राजपूतों का शासन था, और राजपूतों का शासन होने के कारण से विभिन्न विद्वानों ने इसे राजपूताना नाम से संबोधित किया, और पूरे इलाके पर राजपूतों का शासन था। लेकिन फिर दो तीन देसी रियासतें ऐसी थी जो राजपूतों के अतिरिक्त थी। जैसे कि अपन भरतपुर और धौलपुर की बात करें तो ये देसी रियासतें जाट शासन के अधीन थी, और एक देसी रियासत हमें मिलती है टोंक की, जिस पर मुस्लिमों का शासन था। अमीर खां पिंडारी इसके शासक हुआ करते थे, हमने ये इतिहास में देखा भी है। तो आज अपन बात करेंगे भरतपुर के जाट वंश की। आपसे निवेदन, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरुआत करते हैं भरतपुर का जाट वंश। राजस्थान के पूर्वी भाग पर जहां भरतपुर और धौलपुर बसे हुए हैं, वहां पर जाट वंश का शासन रहा है। जब भारत में स्वतंत्रता का संग्राम प्रारंभ हुआ था 1857 में, उस समय और उससे पहले भरतपुर और धौलपुर दो इलाके थे जहां पर जाट वंश का शासन रहा। और भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जब राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ, उस समय तक भरतपुर और धौलपुर दोनों जाट रियासतें थी। भरतपुर के जाट वंश के कुल देवता भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण थे। ऐसा माना जाता है कि भरतपुर का जो जाट वंश है, इसकी शुरुआत भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम से या लक्ष्मण से मानी जाती है। ये जो भरतपुर के जाट वंश के शासक रहे, अपने आप को रघुकुल तिलक के नाम से भी संबोधित करते थे, क्योंकि इनका संबंध किसी न किसी प्रकार से भगवान राम से था, और इनके जो छोटे भाई थे लक्ष्मण, वहां से इनका वंश प्रारंभ हुआ ऐसा माना जाता है। ऐतिहासिक साक्ष्य इस बात के उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। औरंगजेब के विरुद्ध सबसे पहला संगठित किसान विद्रोह भरतपुर तथा दिल्ली के जाटों द्वारा किया गया था। हम ये जानते हैं कि मुगल शासन में जब मुगल सम्राट के रूप में औरंगजेब की स्थापना होती है, और औरंगजेब चूंकि एक कट्टर शासक था, इसलिए औरंगजेब के विरुद्ध भारत के विभिन्न इलाकों से जहाँ जहाँ मुगल साम्राज्य विद्यमान था, वहाँ से कहीं ना कहीं विद्रोह के स्वर हमें देखने को मिलते हैं। और इसी विद्रोह की कड़ी में एक विद्रोह जो हुआ था, वो जो सबसे पहला संगठित विद्रोह भी माना जाता है, किसान विद्रोह भी माना जाता है, वो भरतपुर और दिल्ली के जाटों के द्वारा किया गया। हम ये आज भी जानते हैं कि जाट एक कृषि वर्ग की जाति है, किसान जाति है, और अधिकांश किसानी का कार्य, कृषि का कार्य जाटों के द्वारा किया जाता था। और लाग बाग के कारण से, लगान के कारण से आखिरकार इनका विद्रोह कहीं ना कहीं प्रस्फुटित होता रहा है। तो औरंगजेब के विरुद्ध सबसे पहला संगठित विद्रोह करने का जो श्रेय है, वो भरतपुर के और दिल्ली के किसान जाटों के द्वारा किया गया था। 1669 ईस्वी में मथुरा के जाटों ने पहला हिंदू विद्रोह स्थानीय जाट जमींदार गोकुल जाट के नेतृत्व में किया था। हम अगर इन जाटों का इतिहास देखें, जाटों के इतिहास का प्रारंभ देखें, तो ये प्रारंभ होता है गोकुल जाट से। गोकुल जाट मथुरा का एक किसान था, एक जमींदार था, और जमींदार जाट होने के कारण से इसी ने सबसे पहले सन 1669 ईस्वी में मथुरा के जाटों को साथ लेकर पहला विद्रोह किया था औरंगजेब के विरुद्ध, जिसे पहला हिंदू विद्रोह की माना जाता है, और पहला किसान विद्रोह भी माना जाता है, जिसे मुगल फौजदार हसन अली खान ने दबा दिया तथा तिलपत की लड़ाई में गोकुल जाट मारा गया। जो 1669 ईस्वी में गोकुल जाट के नेतृत्व में ये जो किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था, इस किसान विद्रोह को दबाने का कार्य किया गया मुगल
फौजदार हुआ करता था। इसका औरंगजेब का फौजदार था, सेनापति था, वो था हसन अली खान। इसने आखिरकार मथुरा के जाटों के द्वारा किए गए विद्रोह को दबा दिया। और इस बीच में हसन अली खान और गोकुल जाट के बीच में जब तिलपत की लड़ाई होती है सन 1670 में, उस लड़ाई में गोकुल जाट मारा गया। 1685 ईस्वी में दूसरा जाट विद्रोह राजाराम जाट के नेतृत्व में हुआ। गोकुल जाट के देहांत के पश्चात जाटों का नेता या जाटों की विद्रोह की कमान संभाली थी राजाराम जाट ने। और राजाराम जाट के नेतृत्व में सन 1685 ईस्वी में एक दूसरा संगठित जाट विद्रोह होता है। लेकिन इस जाट विद्रोह ने इस बार जो 1685 में ईस्वी में हुआ था, इन्होंने गोकुल जाट के अतिरिक्त अपनी एक दूसरी अलग रणनीति अपनाई थी। इन्होंने छापामार हमलों के साथ लूटमार की नीति अपनाई। यानी कि जिस प्रकार से हम इतिहास में पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप के द्वारा अकबर के विरुद्ध छापामार युद्ध पद्धति अपनाई गई, उसी प्रकार से इस जाट विद्रोह में जो राजाराम जाट के नेतृत्व में सन 1685 में हुआ था, इसमें इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध छापामार युद्ध पद्धति और लूटमार युद्ध पद्धति की नीति अपनाई थी। राजाराम जाट के नेतृत्व में जाटों का दल अचानक कहीं से प्रकट होता और मुगल सेना पर, मुगल जो शिविर लगे हुए थे उनके ऊपर अचानक धावा बोलते और वहां से जो कुछ भी प्राप्त होता लूट मार करके चले जाते थे। राजाराम के नेतृत्व में जाट विद्रोहियों ने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे को लूटा था। हम ये जानते हैं कि अकबर का मकबरा आगरा के पास सिकंदरा में स्थित है और इस सिकंदरा के मकबरे को, जो अकबर का मकबरा था, इसको लूटने का श्रेय राजाराम जाट के नेतृत्व में जाट विद्रोहियों को जाता है। जब 1685 ईस्वी में जाटों का विद्रोह राजाराम के नेतृत्व में हुआ था, इसी दौरान राजाराम के नेतृत्व में ही जाटों ने सिकंदरा के अकबर के मकबरे को लूटा था। 1688 ईस्वी में बीदरबख्श तथा आमेर के बिशन सिंह ने राजाराम को परास्त किया। जब राजाराम का विद्रोह लगातार बढ़ता जा रहा था, छापामार युद्ध पद्धति लगातार बढ़ती जा रही थी, तब औरंगजेब ने जो जयपुर का शासक था, आमेर का शासक था बिशन सिंह, इसके और बीदरबख्श के नेतृत्व में एक सेना की टुकड़ी इसके राजाराम के विरुद्ध भेजी थी। और आखिरकार 1688 ईस्वी में एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में आखिरकार राजाराम परास्त हुआ। और यहाँ पर राजाराम के नेतृत्व में जो 1685 ईस्वी में विद्रोह किया था, उस विद्रोह का समापन 1688 ईस्वी में राजाराम की हार के साथ समाप्त होता है। चूड़ामन जाट 1695-1721 ईस्वी, ये वास्तव में जाट जाति के राजवंश का या शासन का संस्थापक माना जाता है। चूड़ामन जाट ने भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना की। अगर हम ये माने कि भरतपुर का जाट वंश की स्थापना करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो चूड़ामन जाट था। और राजाराम जाट के पश्चात ये जाटों का नेता बना चूड़ामन जाट, और इसने ही भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना की थी। राजाराम की मृत्यु के बाद चूड़ामन जाट ने विद्रोह की कमान संभाली। जब राजाराम जाट की पराजय हो गई तो अगला नेतृत्वकर्ता चूड़ामन जाट बना और इसने जो जाटों का विद्रोह था, जो औरंगजेब के विरुद्ध या मुगल सम्राट के विरुद्ध हो रखा था, उसकी कमान इसने चूड़ामन जाट ने अपने हाथ में ले ली। इसने अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए थून के किले का निर्माण करवाया। थून का किला भरतपुर से मथुरा जाने वाले मार्ग पर एक किला स्थित, जिसे थून का किला कहा जाता है। और चूंकि ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित था, इसलिए काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र, काफी महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण से चूड़ामन जाट ने थून के किले का निर्माण करवाया था। और इसने भरतपुर और उसके आसपास के इलाके पर अपनी शक्ति का विस्तार किया और अपने इलाके को विस्तारित करते हुए इस सारा का सारा इलाका जीतकर अपने राज्य में स्थापित किया, राज्य में मिलाया था। मुगल शासक मुहम्मद शाह के आदेश पर सवाई जय सिंह ने चूड़ामन को हराकर थून के किले पर अधिकार कर लिया। इसके बाद चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली। औरंगजेब के पश्चात मुहम्मद शाह जब मुगलों का शासक बनता है, तब मुहम्मद शाह के आदेश पर जयपुर के शासक या आमेर के शासक सवाई जय सिंह ने उसके नेतृत्व में एक सेना भेजी गई और इस जय सिंह ने चूड़ामन को
पराजित किया और पराजित करने के पश्चात थून के किले पर, अभी जैसे मैंने बताया आपको कि भरतपुर और इस मथुरा जाने वाले रास्ते पर थून का किला स्थित था, तो थून के किले को आखिरकार जयसिंह ने अपने अधिकार में कर लिया और इसके बाद चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली। ऐसा भी कहा जाता है कि चूड़ामन की हत्या करके इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके इसको फेंक दिया गया था, लेकिन इतिहास ये बतलाता है कि इस हार के पश्चात चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली थी। बदन सिंह सन 1723 से 1755 ईस्वी, चूड़ामन के बाद बदन सिंह जाट विद्रोहियों का नेता बना, यानी कि एक के पश्चात एक कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जाटों में जिन्होंने आखिरकार जाटों के विद्रोह की कमान संभाली। जब चूड़ामन जाट का देहांत हो गया या उन्होंने आत्महत्या कर ली, उसके पश्चात जाटों का अगला नेता बनता है बदन सिंह जाट। ये विद्रोही का अगला नेता बना और इसने आखिरकार भरतपुर के राज्य का भी विस्तार किया था। जयपुर शासक सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को डीग की जागीर दी और ब्रजराज की उपाधि से सम्मानित किया। आज जिसे हम डीग के रूप में जानते हैं, जो भरतपुर जिले में स्थित है और डीग के महल काफी प्रसिद्ध है, हम ये भी जानते हैं। तो जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने, जो समय डीग ढूंढाड़ राज्य में शामिल था, इस जयसिंह ने डीग की जो जागीर थी वो आखिरकार बदन सिंह को प्रदान कर दी और साथ साथ बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि से भी सम्मानित किया। इसके कारण से डीग का परगना भी अब जो था वो भरतपुर के शासन के अधीन आ गया, बदन सिंह के अधीन आ गया और भरतपुर का राज्य का विस्तार हुआ। बदन सिंह ने अपने राज्य विस्तार भरतपुर से आगरा तक कर लिया, यानी कि बदन सिंह ने आसपास के इलाके को जीतना जारी रखा और उनको परास्त करते हुए विद्रोहियों के रूप में दुश्मनों का सफाया करते हुए आसपास के इलाके पर अधिकार करता चला गया। और एक समय ऐसा भी आया जब बदन सिंह ने भरतपुर का साम्राज्य, भरतपुर की रियासत को आगरा तक विस्तारित कर दिया। हम ये जानते हैं कि आगरा हमेशा ही मुगलों का केंद्र रहा है और आगरा पर सभी जो मुगल शासक रहे इनकी विशेष दृष्टि रही है, वो उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहते। समय समय पर आगरा मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही है। तो जब औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा, बदन सिंह ने इसका फायदा उठाया और भरतपुर का विस्तार आगरा तक कर दिया। फतेहपुर सीकरी भी उस समय भरतपुर के अधीन, भरतपुर की रियासत में शामिल हुआ करती थी बदन सिंह के समय में। बदन सिंह ने भरतपुर का शासक बनने के बाद डीग के किले में कुछ महल तथा वृंदावन में मंदिरों का निर्माण करवाया। याद रखिएगा, ये जो आज के वर्तमान में हम डीग के महल कहते हैं, जिनको जल महल कहा जाता है, उन जल महलों का निर्माण बदन सिंह ने नहीं करवाया था, बल्कि हम आगे पढ़ेंगे किसने निर्माण करवाया था। लेकिन जो प्रारंभिक महल है भरतपुर के डीग में, जो प्रारंभिक महल है, उन प्रारंभिक महलों का, शुरुआती महलों का निर्माण तो बदन सिंह के द्वारा ही करवाया गया था। साथ ही साथ वृंदावन में भी बदन सिंह के द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बदन सिंह ने अपने शासन काल में अपने पुत्र सूरजमल को शासन सौंप दिया था। जाटों का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने जीते जी, अपने जीवन काल के दौरान ही अपना साम्राज्य अपने पुत्र सूरजमल को सौंपकर खुद राजनीति से संन्यास ग्रहण कर लेता है। महाराजा सूरजमल 1755-1764 ईस्वी। अगर हमें भरतपुर के जाट वंश के इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में अगर किसी का नाम आता है जाटों में, भरतपुर के जाटों में, तो वह है महाराजा सूरजमल। और महाराजा सूरजमल का शासन भरतपुर में 1755 से 1764 ईस्वी तक रहता है। सूरजमल के समय भरतपुर, मथुरा, आगरा, मेरठ तथा अलीगढ़ आदि जागीरें इसके अधीन थी। जैसे बदन सिंह ने भरतपुर राज्य का विस्तार किया, आगरा को भी जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया, उसके पुत्र सूरजमल ने इससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए न केवल भरतपुर और आगरा को अपने अधीन रखा बल्कि मथुरा पर भी अधिकार किया। मेरठ, यूपी में मेरठ और अलीगढ़ जैसी जागीरें जैसा इलाका भी भरतपुर के शासक सूरजमल के अधीन हुआ करता था। इन्होंने जीतकर आखिरकार इसको अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। बुद्धिमत्ता तथा राजनीतिक कुशलता के कारण सूरजमल को जाट जाति का अफलातून कहा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता रहा है विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में कि जाट जाति का अफलातून किसे कहते हैं। याद रखिएगा,
सूरजमल जो भरतपुर का जाट शासक था, बदर सिंह का पुत्र था। और ये क्यों कहा जाता है? अपनी बुद्धिमत्ता और राजनीतिक कुशलता के कारण से। अभी जैसे मैंने बताया कि इसने अपने राज्य का विस्तार करते हुए भरतपुर, मथुरा, आगरा, मेरठ, अलीगढ़ आदि जो जागीरें थी, जो परगने थे, वो भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिए थे। इसी के कारण से भरतपुर के इस शासक को जाट जाति का अफलातून कहा जाता है। इसने अपने राज्य को उस समय भी समृद्ध बनाए रखा जब अन्य राज्य अवनति की ओर अग्रसर थे, जब राजस्थान में अन्य राज्य धीरे धीरे पतन की ओर जा रहे थे, जब उनका शासन समाप्ति की ओर हो रहा था, जब वहां पर विभिन्न प्रकार का विखंडन हो रहा था, उस समय भी सूरजमल ने इस भरतपुर के साम्राज्य को, भरतपुर की देसी रियासत को समृद्ध बनाए रखा और अपने राज्य का विस्तार निरंतर रूप से जारी रखा। सूरजमल ने जयपुर के सवाई ईश्वरी सिंह को राज सिंहासन प्राप्त करने में सहायता प्रदान की थी। कोई समय ऐसा था जब जयपुर के जय सिंह ने भरतपुर के शासक को डीग की जागीर प्रदान की थी, और एक समय ऐसा आया कि भरतपुर के शासक ने जयपुर के शासक को राज्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान की। ईश्वरी सिंह और सवाई माधो सिंह दोनों भाई हुआ करते थे। इनके बीच में राजमहल का युद्ध भी हुआ है, जिसे राजमहल या टोंक का युद्ध भी कहा जाता है। हम ये जानते हैं कि इन दोनों भाइयों के बीच में युद्ध हुआ था। उस समय इस युद्ध में ईश्वरी सिंह ने जो थी वो सूरजमल ने ईश्वरी सिंह की मदद की थी और राज सिंहासन प्रदान करने में उसकी भूमिका निभाई थी। हालांकि बाद में ईश्वरी सिंह ने मराठों से पराजित होने के पश्चात सरगासुली से कूदकर आत्महत्या कर ली थी और उसके पश्चात सवाई माधो सिंह जयपुर के शासक बने थे। लेकिन जो राजमहल का युद्ध हुआ था, उस राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह ने माधो सिंह को पराजित किया था और इस पराजय में अहम भूमिका निभाई थी सूरजमल ने, और उसी की सहायता से आखिरकार ईश्वरी सिंह जयपुर का शासक बना था। 1754 ईस्वी में मराठा सरदार होलकर ने कुम्हेर पर आक्रमण किया, लेकिन सूरजमल ने उसके आक्रमण को विफल कर दिया। कुम्हेर आज भरतपुर के अधीन है, भरतपुर जिले में आता है। 1754 ईस्वी में जब सूरजमल भरतपुर के शासक हुआ करते थे, उस समय मराठा सरदार होलकर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मराठाओं का हस्तक्षेप प्रारंभ हो चुका था। राजस्थान में सबसे पहले बूंदी में होता है, उसके पश्चात बूंदी, कोटा, जयपुर तक मराठों का हस्तक्षेप जारी रहा था। ईश्वरी सिंह के समय भी, जब मैंने अभी बताया कि ईश्वरी सिंह ने सरगासुली से कूदकर आत्महत्या की थी, तो ये कारण यही था कि मराठों ने जी भर के इस जयपुर को लूटा था। इस युद्ध में पराजित होने के पश्चात और जब बहुत बड़ी रकम ईश्वरी सिंह से मांगी गई, वो रकम देने में असमर्थ रहने के कारण से आखिरकार सरगासुली से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तो मराठों का हस्तक्षेप लगातार राजस्थान में बढ़ता ही जा रहा था और उस समय इस मराठा सरदार होलकर ने कुम्हेर पर आक्रमण किया, लेकिन सूरजमल जैसा चतुर और राजकौशल व्यक्ति ने आखिरकार इस मराठा आक्रमण को विफल कर दिया था। सूरजमल ने अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों को सैनिक सहायता दी। यह भी एक विचित्र बात है कि एक तरफ मराठा सरदार होलकर खुद सूरजमल पर आक्रमण करते, कुम्हेर पर आक्रमण करते, सूरजमल उस आक्रमण को विफल कर देता, लेकिन वही मराठा जब अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध पानीपत की लड़ाई में लड़ने के लिए जाते हैं, तब मराठों को सहायता भी प्रदान करते हैं। चूंकि ये अहमद शाह अब्दाली एक प्रकार से हिंदू मुस्लिमों का आपसी संघर्ष था, इस कारण से सूरजमल ने मराठों की सैन्य सहायता की थी। लेकिन इस युद्ध में मराठों के हारने के बावजूद भी मराठों को अपने राज्य में शरण दी। हम ये जानते हैं पानीपत के युद्ध में जो मराठाओं के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, इसमें अंततः मराठों की पराजय हुई थी और पराजय के पश्चात जब उसकी सेना वापस लौट रही थी पानीपत के मैदान से, तब यहाँ भरतपुर में मराठों की सेना को उसके हारने के बावजूद भी यहाँ पर अपने राज्य में भरतपुर में शरण प्रदान की थी तथा उन्हें अहमद शाह अब्दाली को सौंपने से मना कर दिया। जब अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को मांगा, मराठों को उनको सौंपने का आग्रह किया, तब सूरजमल ने अहमद शाह अब्दाली से टक्कर लेने के इरादे से आखिरकार अहमद शाह अब्दाली को मराठों को सौंपने से इनकार कर दिया था। सूरजमल ने 1761 ईस्वी में आगरा के किले पर अधिकार कर लिया था। पुनः एक बार जब सूरजमल के अधिकार क्षेत्र, उसे बदन सिंह के अधिकार क्षेत्र में जब आगरा आया था, सूरजमल के पहले आगरा वापस निकल गया, लेकिन 1761 में पुनः सूरजमल ने आगरा को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया था।
सूरजमल ने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे भारत की स्वतंत्रता तक कोई भी शत्रु जीत नहीं सका। याद रखिएगा, जो भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग है उसे अजय दुर्ग कहा जाता है, अजय दुर्ग की श्रेणी में, क्योंकि सूरजमल ने जब लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया उससे लेकर के उसके बाद तक भारत की आज़ादी तक इस लोहागढ़ दुर्ग को कोई भी शक्ति कभी जीत नहीं सकी। हालांकि अंग्रेजों के द्वारा लोहागढ़ पर हमला भी किया गया था, आक्रमण भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लोहागढ़ दुर्ग कभी भी किसी विदेशी शक्ति के, किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं आया। भरतपुर के डीग के जल महलों का निर्माण भी सूरजमल ने करवाया था। अभी अपन ने बात की थी बदन सिंह की। बदन सिंह ने जो प्रारंभिक महल थे डीग के, उन महलों का निर्माण करवाया था, लेकिन डीग जाना जाता है अपने जल महलों के कारण से, और इन ऐतिहासिक और प्रसिद्ध डीग के जल महलों का निर्माण करवाने का जो श्रेय है वो राजा सूरजमल को जाता है। ये महल अपनी विशालता, मुगल शैली के उद्यान तथा फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें चारबाग शैली के रूप में इन महलों का निर्माण करवाया गया है, और यहाँ पर बीच में उद्यान यानी कि बाग या गार्डन या बगीचा आदि बनाए गए हैं, और बीच बीच में फव्वारे स्थापित किए गए। ये मुगल शैली का द्योतक है और इसके कारण से ये जाने जाते हैं, इतिहास में प्रसिद्ध है। तो इन्हें ऐतिहासिक डीग के जल महलों का निर्माण करवाने का श्रेय भरतपुर के शासक सूरजमल को जाता है। सूरजमल नजीबुद्दौला के विरुद्ध युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, यानी कि सूरजमल का एक युद्ध नजीबुद्दौला के विरुद्ध हुआ था, जिसमें आखिरकार सूरजमल वीर गति को प्राप्त हुए थे। महाराजा जवाहर सिंह 1764-1768 ईस्वी। सूरजमल की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जवाहर सिंह भरतपुर के शासक बने। ये भी काफी प्रसिद्ध शासक रहे हैं और सूरजमल के पुत्र थे, और सूरजमल की मृत्यु 1764 में नजीबुद्दौला के विरुद्ध हुई थी। उसके पश्चात आखिरकार 1764 ईस्वी में इनकी मृत्यु के पश्चात जवाहर सिंह जो थे वो भरतपुर के अगले शासक बनते हैं। इन्हें मराठों, रूहेलों तथा राजपूतों से संघर्ष करना पड़ा तथा इनके समय जाट राज्य की शक्ति कमजोर होने लगी। आखिरकार मराठों का भी हस्तक्षेप लगातार बढ़ता जा रहा था, और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से रूहेल जाति और फिर राजस्थान के राजपूत, इनसे लगातार इनको संघर्ष करना पड़ा। इनको दिल्ली के विरुद्ध भी संघर्ष करना पड़ा था, इसलिए इनकी शक्ति धीरे धीरे इनके समय में कमजोर होती चली गई। भरतपुर एक कमजोर राज्य की तरफ अग्रसर होने लग गया महाराजा जवाहर सिंह के समय। इन्होंने नजीबुद्दौला के विरुद्ध दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिल्ली की घेराबंदी की, लेकिन इसे सफलता नहीं मिली। अभी अपन ने बात की थी कि जवाहर सिंह के पिता यानी कि राजा सूरजमल नजीबुद्दौला के विरुद्ध हुए युद्ध में 1764 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हुए थे, और पिता की हत्या का बदला लेने के उद्देश्य से महाराजा जवाहर सिंह ने नजीबुद्दौला के विरुद्ध दिल्ली को घेर लिया था। दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और चारों तरफ से दिल्ली को घेर लिया, लेकिन काफी समय तक घेरा डालने के बावजूद भी जवाहर सिंह को इस घेरे से कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। आखिरकार जवाहर सिंह वहां से दिल्ली के लाल किले का दरवाजा उतार कर ले आए और भरतपुर में स्थापित उन्होंने किया था। तो दिल्ली में उनको कोई ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई। जयपुर के सवाई माधो सिंह प्रथम ने जवाहर सिंह को पराजित कर कामा परगने पर अधिकार कर लिया। अभी अपन ने बात की थी सूरजमल की। सूरजमल ने जो माधो सिंह का भाई था ईश्वर सिंह, इसको जयपुर रियासत प्राप्त करने में सहयोग दिया था, सैन्य सहयोग दिया था। अभी मैंने कहा था कि राजमहल के युद्ध में जो ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में होता है, उसमें आखिरकार माधो सिंह की पराजय होती है, ईश्वर सिंह की जीत होती है, और उसके पश्चात ईश्वर सिंह का अधिकार जयपुर पर हो जाता है। लेकिन आखिरकार मराठों के विरुद्ध हुए अगले युद्ध में ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर ली थी, और उसके पश्चात जयपुर के शासक बनते हैं सवाई माधो सिंह। और सवाई माधो सिंह चूंकि सूरजमल ने उस युद्ध में माधो सिंह के विरुद्ध ईश्वर सिंह का साथ दिया था, इस बात से खफा होकर माधो सिंह ने शासन संभालने के उपरांत भरतपुर के ऊपर आक्रमण किया। जवाहर सिंह उस समय भरतपुर के शासक को करते थे, तो जवाहर सिंह को इन्होंने पराजित करके भरतपुर का एक इलाका, एक परगना था जिसे कामा कहते हैं, आज भी कामा भरतपुर जिले में स्थित, इस कामा परगने पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। जवाहर सिंह के बाद अल्पकाल के लिए रतन सिंह शासक बने। जवाहर सिंह की मृत्यु के पश्चात कुछ समय के लिए रतन सिंह जो उसके पुत्र थे, उन्होंने भरतपुर का साम्राज्य संभाला था। इसके पश्चात आता है महाराजा केसरी सिंह सन 1769 से 1777 ईस्वी। रतन सिंह
के बाद जवाहर सिंह के पुत्र केसरी सिंह शासक बने। जवाहर सिंह का पुत्र था रतन सिंह, वो कुछ समय के लिए जवाहर सिंह की मृत्यु के उपरांत शासक बनता है, और रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात महाराजा केसरी सिंह जो जवाहर सिंह के दूसरे पुत्र थे वो आखिरकार रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात भरतपुर के शासक बनते। इनके समय इनके चाचा रणजीत सिंह ने मराठों की सहायता से भरतपुर पर आक्रमण किया तथा अंत में मराठों को धन देकर युद्ध समाप्त किया गया। इसके क्या नाम है, केसरी सिंह जो जवाहर सिंह के पुत्र थे, महाराजा केसरी सिंह, इनके समय जवाहर सिंह का भाई यानी कि चाचा रणजीत सिंह ने मराठों को धन देकर, मराठों को प्रलोभन देकर उनको भरतपुर आक्रमण करने के लिए विवश किया, यानी कि भरतपुर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। और जब मराठे भरतपुर आक्रमण करने के लिए आए, उनके बीच में जवाहर सिंह के पुत्र केसरी सिंह और मराठों के बीच में एक युद्ध होता है, और इस युद्ध में आखिरकार कोई निर्णय नहीं हो पाने के कारण से मराठों को धन देकर इनको वापस भेज दिया गया। इस प्रकार से युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन इसमें बहुत ही बुरी भूमिका इस राजा रणजीत सिंह की रही थी। हालांकि इसके बाद राजा रणजीत सिंह इसके शासक भी बनते हैं। महाराजा सूरजमल की विधवा किशोरी देवी के आग्रह पर नजफ खान ने भरतपुर राज्य के पुनर्गठन की जिम्मेदारी ली। जब सूरजमल की पत्नी थी किशोरी देवी ने नजफ खान को आमंत्रित किया भरतपुर राज्य के पुनर्गठन के लिए, क्योंकि चाचा भतीजे में संघर्ष प्रारंभ हो गया था रणजीत सिंह और केसरी सिंह के बीच में। अभी अपन ने बात की कि रणजीत सिंह ने मराठों को भरतपुर के ऊपर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित भी किया था, दोनों के मध्य युद्ध भी हुआ था, आखिरकार मराठों को धन देकर उनको वापस भेजा गया था। तो इस संघर्ष में, जो आपसी परिवार में संघर्ष हो रहा था, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए सूरजमल की विधवा पत्नी किशोरी देवी ने नजफ खान को, जो मुगल दरबार में हुआ करता था, उसको भरतपुर आमंत्रित किया और भरतपुर के पुनर्गठन की जिम्मेदारी नजफ खान को सौंपी। नजफ खान ने रणजीत सिंह को केसरी सिंह का दीवान नियुक्त किया। नजफ खान ने आखिरकार केसरी सिंह और रणजीत सिंह के मध्य समझौता करवाया। केसरी सिंह को शासक स्वीकार किया गया और रणजीत सिंह को उनका दीवान यानी कि प्रधानमंत्री स्वीकार किया गया, और इस प्रकार से दोनों के बीच में समझौता संपन्न होता है। तो यहाँ तक भरतपुर का शासन जो था एक विस्तारित चरण में रहा था, उसके पश्चात धीरे धीरे ये समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है या कमजोर होने की ओर अग्रसर हो जाता है। इस भरतपुर के शासन को या इस भरतपुर रियासत के बारे में अगले वीडियो में अपन इसको आगे विस्तारित करेंगे। साथ ही साथ एक थोड़ा सा अपन अध्ययन करेंगे धौलपुर के जाट साम्राज्य का। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसको अपन अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखे, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा पुनः निवेदन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए धन्यवाद।